सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये स्क्रीन के ऊपर आप सब लोगों को जो फोटो दिख रहा है उसमें एक चित्र दिख रहा है। उस चित्र को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो चित्र दिख रहा है इसमें ए बी आपको दिख रहा है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें पॉइंट ए पर प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है वो बी पॉइंट पर है, ठीक है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव है और इनकी जो बीच की जो दूरी है वो है आपका 2a, ठीक है, जिसमें से O जो है उसका मध्य बिंदु है। तो O से लेके B तक की जो दूरी है वो A है और O से लेके A तक की भी दूरी जो है वो A है। ऐसा पूरा A से लेके B तक की जो दूरी है वो आपकी 2a है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मान लो वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसमें प्लस Q और माइनस Q जो आवेश है वो उससे निर्मित है। उनके बीच के जो दूरी है वो 2a है, जैसे कि मैंने आपको समझाई है। मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, मतलब मध्य बिंदु O है, और निरक्षीय स्थिति में इससे R दूरी पर, आप देखिए ये निरक्षीय स्थिति है, इससे जो R दूरी है, मतलब ये O बिंदु से ये ऊपर में आप देखेंगे R दूरी पर एक जो बिंदु है वो P है, ठीक है। और इस P बिंदु पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निकालना है। तो ये जो स्थिति है बिंदु P की, ये P की जो स्थिति है वो निरक्षीय स्थिति है। अब अपन मानते हैं कि विद्युत बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, अब बिंदु जो आपका A है उसमें देखिए यहाँ पे आपका प्लस Q आवेश आपको दिख रहा है। इस प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको अपन ने माना है E1। तो E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो यहाँ पे आप देखते जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई AP स्क्वायर, AP दिशा के अनुदिश। ये देखेंगे ये AP है, ये देखो आपका ये A से लेके ये P तक की दिशा है। ये आप चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं। इस दिशा में जो है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी कारण बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E2 जो है ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई BP स्क्वायर। देखिए अब बिंदु B के कारण ये BP स्क्वायर हुआ, मतलब जो दूरी है वो आपका कितना है, BP दूरी है, मतलब BP दिशा में दूरी है, ठीक है। तो ये अनुदिश हो गया PB के। ज्यामिति से क्या अपन देख रहे हैं कि AP और BP जो है वो बराबर बराबर है, मतलब कि P बिंदु से A की पॉइंट की दूरी और P बिंदु से B पॉइंट की जो दूरी है वो बराबर है, इसलिए AP बराबर BP होगा। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 ये परिमाण में बराबर होंगे और उनके बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। उनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा होगा। मतलब ये बिंदु A पर भी थीटा कोण बन रहा है और बिंदु B पर भी जो है वो थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। अब E1 को दो घटकों में अपन वियोजित करते हैं। पहला वियोजित जो घटक हो रहा है वो है E1 cos थीटा, एक क्षैतिज दिशा में। यहाँ पे देख लेंगे ये चित्र है आपका। E1 जो है ये आपका cos थीटा, ये आपका क्षैतिज दिशा में, और E1 sin थीटा जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में। या देखेंगे चित्र में E1 sin थीटा जो है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब साथ साथ इसमें अपना ये हो जाएगा कि कोण PAO और कोण PBO, देखिए PAO और PBO दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। इसके बारे में अपन ऊपर में समझ चुके हैं। अब E1 को दो घटकों में अपन ने विभाजित कर लिया है, तो दूसरा वाला जो है E2 को भी अपन इसी प्रकार दो घटकों में वियोजित करेंगे। E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और E2 sin थीटा जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में। चूंकि E1 और E2 ये जो है ये ऊर्ध्वाधर घटक है और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। देखेंगे E1 बराबर E2, देखेंगे ये E1 और E2 जो है ये दोनों बराबर है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में, इधर E1 है इधर E2 है। चित्र में आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो रहा है, जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो
कुल परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम उसको E मानते हैं तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। E बराबर हो जाएगा E1 और E2, चूंकि दोनों बराबर है इसलिए E1 को E2 मानो या E2 को E1 मानो, दोनों एक ही चीज है। तो अपन E2 को E1 मान लेते हैं, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा 2 और E1 cos थीटा की जो वैल्यू है वो ऊपर में कितनी आई हुई है, देखिए यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q/AP² cos थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ये है AB के समांतर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POA। चित्र में देखो आप, ये POA पहला वाला जो आपका त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से अपन देखते हैं AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा OP का वर्ग धन OA का वर्ग, मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ये OP यहाँ पे लंब है और OA जो है वो आधार है। अब इसकी जो दूरी है वो देखो, OP जो है वो R दूरी है, मतलब O से लेके P बिंदु की जो दूरी है वो R है, तो R का स्क्वायर, और O से लेके A तक की जो दूरी है वो A स्क्वायर है। O से लेके A तक की जो दूरी है आधार में वो A स्क्वायर है, जो मैंने पहले आपको समझाया था। तो यहाँ से AP बराबर हो जाएगा √R² A स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा अगर अपन इसमें निकालते हैं तो cos थीटा बराबर किसका अनुपात होता है, आधार बटा कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार OA बटे कर्ण जो है वो है AP, तो OA की वैल्यू A और AP की वैल्यू जो है वो आ गया √R² + A²। समीकरण नंबर 1 में अपन मान रखेंगे। देखो यहाँ से अपन समीकरण नंबर 1 निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 कौन सा है, ये है अपना, यहाँ पे E बराबर जो आया है दिख रहा है सबसे नीचे में, यहाँ पे E बराबर जो आया है 2 1/4πε0 इंटू Q/AP² cos थीटा। इसमें अपन ने इसका मान रखा। ठीक है, तो 2 × 1/4πε0 इंटू Q/R² A² है ना, इंटू A/√R² A²। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2QA। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास में आ जाएगी 2QA/R² A² की घात 3/2। इसकी 1 घात और इसकी 1/2 घात दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर का 2 जो है इसके साथ में QA के साथ में गुना हो जाएगा, नीचे में 4πε0 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये जो 3/2 घात आई है इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो समान आधार पे घातांक जुड़ जाते हैं, तो 3/2 जो है इसके R² + A² की पूरी घात आएगी। लेकिन P की जो वैल्यू है वो क्या है 2QA है। ठीक है ना, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 है ना, और 2QA की वैल्यू P जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ अपन ने 2QA की जगह में P रखा और R² + A² की घात 3/2 सदिश के रूप में अपन लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 वेक्टर P/R² + A² की पावर 1/2। चूंकि वैद्युत ध्रुव का आकार अत्यंत छोटा है, इसलिए द्विध्रुव से जो बिंदु P की दूरी यदि अधिक है, मतलब कि A इज < R, तो R² की तुलना में A² को अपन नगण्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P/R, और A² को अपन R मान लेते हैं, तो यह R की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। सदिश के रूप में अगर अपन लेते हैं तो -1/4πε0 इंटू वेक्टर P/R²। तो समीकरण नंबर 3 और 5, मतलब ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 5, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसको आपको अच्छे से समझना है, जो मैंने बोला है आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे। समझ में आ रही बात। और जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। ये वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, चित्र को देखना है, और बार बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको चित्र को मिलाते हुए आपको बार बार उसको देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 4-5 बार देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ।